आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। किसान आंदोलन के मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आज लेकर आ रही है। और आपको ये बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार जो विधायक हैं अब तक तो सिर्फ सरकार के समर्थन में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर है सरकार को कि कहीं अविश्वास मत ना आ जाए। आज विश्वास प्रस्ताव ला रही है और आपको ये भी बता दें कि तकरीबन 2 घंटे तक आज सदन में बहस होगी और उसके बाद हेड काउंट के माध्यम से वोटिंग की जाएगी। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी बीजेपी जेजेपी गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से किसान संगठनों ने सरकार को समर्थन दे दिया है, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों पर दबाव बना रखा है कि वो इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें और सरकार से अलग हों, उसके बाद से कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का डर सरकार को है और अभी तक ये डर सता रहा है। हरियाणा विधानसभा में समीकरण क्या है ये आपको बता देते हैं। हालांकि बीजेपी और जेजेपी समेत कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों को व्हिप जारी करके हर हाल में अपने साथ रखने की कोशिश की है। अगर विधानसभा के आंकड़ों पर नजर डालें तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी जेजेपी गठबंधन के सामने चुनौती है। इस लिहाज से देखा जाए तो समर्थन के लिए बीजेपी जेजेपी गठबंधन को 45 वोटों की जरूरत है। गठबंधन सरकार अपने पक्ष में 55 वोट होने का दावा कर रही है। हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से अभी 88 सिटिंग विधायक हैं। कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं। सत्ता में बैठी बीजेपी के पास 40 विधायक हैं। बीजेपी को समर्थन दे रही जेजेपी के पास 10 विधायक हैं, जबकि 5 निर्दलीय विधायकों ने सरकार को समर्थन दे रखा है और वहीं 2 निर्दलीय विधायक सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं। ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है, विधायकों का विश्वास खो चुकी है। जो इंडिपेंडेंट जो समर्थन कर रहे थे उनने विड्रॉ कर लिया और जेजेपी के खुद विधायक आपने सुना कि इनकी बात निंदा कर रहे थे। बाकी जो है अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उस पर वोट पड़ेंगी, कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। विपक्ष का काम है लोगों की आवाज़ उठाना, जो जनता की भावना उठाना, जनता की भावना उठाएंगे। जी, जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली कह रहे थे कि विपक्ष के पास जब आंकड़ा ही नहीं है तो फिर किस तरह से विपक्ष जो है विश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है। हमारी मजबूरी है कि व्हिप जारी हो गया, हमें पार्टी लाइन से बाहर जाना नहीं है और विपक्ष के पास आंकड़े नहीं है। कोई बात नहीं, इसका मतलब विपक्ष अपना फर्ज निभाएगा, यही तो बात है। चेहरे बेनकाब तो होंगे ना, यहाँ बाहर कुछ जी और अंदर कुछ पता लग जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है। और इस मुद्दे पर बहस करने के हमारे साथ केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है आपका। रमन मलिक बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमन जी, पहले आप ही का रुख करूंगी, चिंता तो होगी आज? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सवाल ये नहीं है इस समय कि अली बाबा के पास 40 चोर हैं। सवाल ये है कि अली बाबा के पास 3 भी हैं या 30 भी हैं या नहीं। देखना ये होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास अपने कांग्रेस के कितने लोग उनके अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल, जिस तरीके से चाहे वो रज्जोवाल हो या गुरनाम सिंह चरूनी हो, जिसको कांग्रेस उपयोग करके बार बार मैसेजेस भिजवाई जा रही है, और कल भी एक वीडियो आया गुरनाम सिंह चरूनी का। अगर आपका ये किसान आंदोलन है तो आप इसमें अविश्वास प्रस्ताव के लिए भीख मांगते हुए क्यों नजर आते हैं कि कांग्रेस का जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको आप समर्थन करिए, ऐसा वक्तव्य जो दे रहे हैं, ये क्या दिखाता है? ये यही दर्शाता है कि हताशा इस हाल में है कि चाहे वो ग्रुप ऑफ 23 हो या वो किसी भी तरीके से रजवाड़े का जो एक गैंग है वो हो, किसी भी तरीके से सत्ता आए उसके लिए येन केन प्रकारेण कुछ भी करना पड़े वो करने को तैयार हैं। लेकिन हाँ, ये मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार जो भाजपा जसपा गठबंधन की है, वो पूरा कार्यकाल अपना संतुष्टि से निभाएगी, जनहित के काम करती जाएगी। और वो लोग जिनका एक धंधा बना हुआ था, ट्रांसफर का धंधा। रमन जी, हुड्डा तो बोल रहे हैं कि सदन में कई चेहरे बेनकाब होंगे आज। कांग्रेस पूरी तरीके से बेनकाब होगी जी। आज कांग्रेस पूरी तरीके से बेनकाब होगी
ये देखने को मिलेगा कि कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, केवल ढींगरा जी, कांग्रेस बेनकाब होगी, सरकार बेनकाब होगी, क्या तैयारी है? क्योंकि पूरा कॉन्फिडेंस सरकार का भी दिख रहा है और विपक्ष का भी दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के साथ किसान है। काजल जी, ऐसा है, देखिए, जो लोग चुन के आए हैं वो जनप्रतिनिधि है। ये कैसे भूल जाते हैं कि जनता ने एमएलए चुनते हैं और जनता के चुने द्वारा एमएलए चुनने के बाद वो विधानसभा में पहुंचते हैं। अब जिस तरह से 10 विधायक जेजेपी के जनता के द्वारा चुने गए और 8 इंडिपेंडेंट भी है उसके अंदर, और जो विधायक एमएलए थे वो बीजेपी को कोसते कोसते जो है उनको लोगों ने चुना। और पिछली बार आपने देखा होगा जब चुनाव का टाइम था तो 10 विधायक जो जेजेपी के थे ये बीजेपी का पुरजोर विरोध करते थे, चाहे वो किसान की समस्या हो, चाहे वो किसी चीज की, कृषि की किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे सरकार का 5 साल का जो पहला रूल था उस तरह की जितना काम बीजेपी ने किया था उसके अगेंस्ट बोलते हुए चुने गए। अब लोगों ने उनको जब चुन लिया तो उन लोगों ने जाके बीजेपी की गोद में बैठने का फैसला कर लिया। अब जिस तरह से अभी जो फिर दोबारा जो अभी मजबूरी हो गई ना, अगर समर्थन देंगे तो मजबूरी हो गई, वो तो जाना ही पड़ेगा। देखिए वही तो बात है, असली में वो उनके चेहरे अब बेनकाब इसलिए होंगे। आपने अभी सवाल सही पूछा था बीजेपी महोदय से कि उनके चेहरे बेनकाब होंगे, तो आज की डेट में जेजेपी और इंडिपेंडेंट के चेहरे बेनकाब होंगे कि उन्होंने वोट तो और बीजेपी के विरुद्ध वोट ली और आज जाके बीजेपी के गोद में बैठ गए, तो आज उनके चेहरे बेनकाब जरूर होंगे। और उन ठीक है, रमन जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, छन्नी तो बोले, छाछ भी बोले, जिसमें बदतर छेद। मैं इनसे बात करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, वो जो 5 विधायक थे जो आपने कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से चुरा के अपनी सरकार 40+5 की बनाई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं आपको रोकूंगी, विधानसभा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बोल रहे, सीधे लेकर चलते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना भी चाहूँगा स्पेसिफिक क्वेश्चन के तहत, एक तो अनंगपुर का जो अंडर ब्रिज है, बारिशों के समय में इतना पानी भर जाता है, उसमें कई बार गाड़ियां भी डूबी हैं। और हमारे यहाँ 2 बहुत बड़े पुराने पुल हैं, इसी भड़कल विधानसभा का ये सर, रेलवे ब्रिज का, विधानसभा का नहीं, ये जो ब्रिज के बारे में उन्होंने कहा है। हाँ, उसी ब्रिज भड़कल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहा हूँ सर। हाँ। बाटा पुल और नीलम फ्लाईओवर दोनों बड़े जर्जर हालात में है। कई बार रिपेयरिंग के लिए उनको बंद किया है। पूरा शहर ट्रैफिक से परेशान रह रहा है, जीटी रोड से इस तरफ आने के लिए। और जो बल्लमगढ़ से सोना के लिए 2 लेन का पुल है, उसको 4 लेन करने के बारे में क्या स्थिति है? अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि हरियाणा प्रदेश के स्टेट और नेशनल हाईवेज ही नहीं, जितने हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं उसको भी हम फाटक मुक्त करने का काम करें। आज के दिन भी 41 वर्क्स अंडर प्रोसेस है, जिनकी कुल कीमत 1162 करोड़ रुपए है। 26 कार्य ऐसे हैं जो आने वाले भविष्य में लिए जाएंगे। 9 कार्य हमने अभी इस फाइनेंशियल ईयर में सैंक्शन करे और 6 को अलॉट भी कर दिया गया, जो कि आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा अमाउंट है रेलवे क्रॉसिंग्स को करने का। जो माननीय सदस्य ने 2 स्पेसिफिक ब्रिजेस की बात करी और एक अंडरपास की बात करी है, मैं तुरंत एक टीम कॉन्स्टिट्यूट कर जहाँ वाटर लॉगिंग का है वहाँ ड्रेनेज का कैसे सिस्टम और इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि वो MCF के अंडर आता है एरिया, उसको भी हम रिव्यू करवाएंगे। और जहाँ एक्सपेंशन की बात है, अगर कोई स्पेसिफिक प्रपोजल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमारे पास आएगा तो जरूर डिपार्टमेंट इस पर विचार करें। साथ जोड़नी है। जो नीलम फ्लाईओवर की बात करिए वो अधूरी है। अभी पिछले कुछ महीने पहले वहां पर एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से पूरा फ्लाईओवर नीचे से जल गया था और उसका काम जो है लगभग पूरा हो चुका है। यही जानकारी। श्री सोमवीर सांगवान जी। 969। स्पीकर सर, प्रत्येक जिले में चिकित्सा महाविद्यालय चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। वर्तमान में स्थापित किए जा रहे चिकित्सा महाविद्यालय जब उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे तभी सरकार द्वारा अगले चरण में चरखी दादरी में भी एक
सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय खोलने पर विचार किया जाएगा। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि औरों में जो व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी उसके बाद दादरी की आएगी। जिले लेवल का हॉस्पिटल है, वहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। पिछली सरकार के दौरान भी हमने 350 एकड़ फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन दे रखी है। हर तरह से कोऑपरेट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, मदद करने के लिए तैयार है। तो जो वहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, तो और जिलों में जब सुविधा दे रखी है, जो सरकार की पॉलिसी है, घोषणा कर रखी है, तो दादरी को भी मेडिकल कॉलेज की सुविधा तुरंत प्रभाव से प्रदान की जाए। तो फिर से चर्चा का रुख करेंगे। रमन मलिक जी, मेरा सवाल आपसे ही था, कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि जेजेपी के कुछ विधायक और निर्दलीय कुछ विधायक, उनको लेकर कहा गया है कि आज कुछ ना कुछ हो सकता है, सरकार को आशंका है। देखिए, एक छोटी सी बात करते हैं जो कि सिर्फ अंकगणित की बात है, जिसको कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता। अगर 30 के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिखाना चाहते हैं अपना बल, तो उसके लिए आपको विधानसभा के अंदर 58 विधायक चाहिए। 58 होने चाहिए, 58। 60 होते हैं तो आधे 30 होते हैं। तो अंकगणित तो कभी भी किसी भी प्रकार से इनके साथ है नहीं। और जहां तक रही बात इनके अपने लोगों की, मेरे ख्याल से जिनको इन्होंने निपटाया था वो भी इनको निपटाएंगे। और ये अंदर की जो इनकी ग्रुप ऑफ 23 की वजह से जो इनकी अंदरूनी हालात है वो सामने बाहर नजर आएंगे। ये एक फैक्ट है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी आज एक पुरजोर तरीके से साबित हो जाएगा कि कांग्रेस जिस प्रकार से कुछ कथित किसान नेताओं को अपना मुखारबिन बना के वक्तव्य निकालती रहती है, जिन्होंने पीछे इसके सपोर्ट में कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, इस अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर सपोर्ट मांगने वाले जितने कथित किसान नेता हैं उनका भी पर्दाफाश, उनके वक्तव्य और का नुकसान सरकार को हो सकता है आज। देखिए, विषय तो ये है कि ये केंद्र के 3 कानून हैं, उसके लिए आप अगर प्रदेश के नुकसान उसका शायद हरियाणा में हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि इस सारे को जिस तरीके से संचालित करने की वजह से कांग्रेस को मुंह की जरूर खानी पड़ेगी। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये यही साबित करेगा कि कांग्रेस अपने आप पे विश्वास नहीं करती, अपने शीर्ष नेता। ठीक है, केवल ढींगरा जी, अविश्वास प्रस्ताव किस विश्वास पर लेकर आ रही है कांग्रेस? देखिए, मैं अभी बात वही कर रहा था, बीच में बात कट गई। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बीजेपी के जो एमएलए हैं वो 40 है और इनको 45 का मैंडेट चाहिए। तो ये अगर जेजेपी और इंडिपेंडेंट अलग हो जाते हैं तो सरकार तो वैसे भी अल्पमत में है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो 10 जेजेपी के विधायक थे वो लोग किसानों की वोट लेके विधानसभा पहुंचे थे और अब वो बीजेपी की गोदी में बैठ गए। अभी ये क्लैरिटी होनी बाकी है, उनके बेनकाब चेहरे होने बाकी है कि वो लोगों द्वारा चुने गए एमएलए हैं और वो लोगों द्वारा अब चुने गए किसानों ने जो जिनको वोट दिया है, अब वो किस तरफ अपनी वोट करेंगे, ये चीज क्लैरिटी में आएगी। अब देखिए, बीजेपी महोदय साथ ही उंगली उठा लेते हैं क्योंकि उनको ये दिक्कत हो जाती है कि ये बोल क्यों रहे हैं। हमारे बोलने पे भी पाबंदी है, इसीलिए ये पाबंदी है क्योंकि 30 विधायक कांग्रेस के हैं, उनको किस तरह से दबाया जाए, उनको किस तरह से जो ओपोजिशन में बैठे हैं उनको किस तरह से कुचलने का काम किया जाए, ये बीजेपी सरकार की मंशा हर टाइम रहती है। लेकिन कांग्रेस विधायकों को कौन दबाएगा? उनको तो और किसानों का समर्थन मिल गया और लगातार किसानों ने तो खुले तौर पर कहा भी है कि बीजेपी के जो विधायक हैं उनके घर घर जाकर दबाव बनाएंगे ताकि वो सरकार के खिलाफ बोल सकें, सरकार के समर्थन में ना बोले। तो आपके लिए तो अच्छा ही है ना? काजल जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें लोगों का समर्थन, पूरा हरियाणा का समर्थन इस समय मिल रहा है। लेकिन जो इस समय ढीठ सरकार बनी हुई है बीजेपी, उसको ये मालूम है कि वो अल्पमत में भी है और जेजेपी के जो विधायक और जो इंडिपेंडेंट विधायक है वो किसानों से वोट लेके आज क्लैरिटी होगी कि वो किस तरफ जाते हैं। अगर तो वो लोगों को धोखा देते हैं तो भी उनकी क्लैरिटी क्लियर होगी कि वो
सत्ता के और मलाई खाने के चक्कर में बीजेपी के साथ खड़े हैं। अगर वो सत्ता की मलाई चाटने के लिए बीजेपी के साथ खड़े हैं तो भी पता लग जाएगा। अगर वो लोगों के साथ खड़े तो भी उनका चेहरा बेनकाब होगा कि वो अगर वो छोड़ते हैं बीजेपी को तो भी फिर से सरकार अल्पमत में है, ये गिर जाएगी। तो दोनों बातों में एक क्लैरिटी होगी और इनके चेहरे जो है बेनकाब होंगे। आज बोलिए मलिक साहब। सबसे पहले तो मैं ढींगरा साहब को याद कराना चाहूंगा, क्योंकि ये जिस समय की मैं बात करने लगा हूं उस समय ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत करीबी थे और उनके सलाहकार भी रहे। तो ये जो 5 विधायक आपने चुरा के कुलदीप बिश्नोई के सरकार बनाई थी, आपके 40 आए थे और वो 5 आए थे, तो वो कौन से खाते में गए थे साहब? उस समय कौन सी मोरालिटी की आप बात कर रहे थे? वो एक तो प्रदेश की जनता को बताइए। दूसरी चीज, मैं हमेशा ये बोलता आया हूं कि देश के अंदर 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं। उन 14.5 करोड़ में से कुछ मुट्ठी भर लोगों का एक जमावड़ा है, कुछ को भ्रमित करा गया है, कुछ इनके इशारे पे चल रहे हैं, क्योंकि देश में सारे के सारे लोग हमारे साथ हों ऐसा नहीं हो सकता। लोकतंत्र है तो लोगों को, कुछ कांग्रेस के भी होंगे तो वो भी जुड़े होंगे इसमें। तो मैं, और जैसे कि कांग्रेस की एक नेत्री का आया था कि चाहे रोटी दो, चाहे शराब दो, कुछ भी दो और इनको अपने साथ रखो, हम बिल्कुल खत्म हो गए थे। आज हमारे को ये एक मौका मिला है, इसके ऊपर चढ़ के हमारे को अपने आप को पक्का करना है। को लेकर आशंका नहीं है सरकार को? बिल्कुल। एक चीज मैं आपको आज बता देता हूं, सरकार तो सुदृढ़ रहेगी। ये जरूरी है देखना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितने कमजोर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह भी नहीं भुलाया जा सकता कि जब इलेक्शन हो रहे थे तो जो जेजेपी के विधायक हैं उनको लोगों ने जो वोट दिए थे वो बीजेपी के खिलाफ वोट दिए थे। दुष्यंत चौटाला बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, उनका जो पूरा प्रचार था वो सभी ने देखा था, क्योंकि गठबंधन जो हुआ था वो जीतने के बाद हुआ था। उससे पहले तो जेजेपी और बीजेपी ये लोग सब खिलाफ ही थे, तो उस बात को नहीं भुलाया जा सकता। बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। और अगर आप देखें कि जो मैंडेट सरकार को मिलना चाहिए था वो संपूर्णता नहीं मिला, तभी गठबंधन हुआ। और गठबंधन की जो सरकारें होती हैं, पहले भी जैसे यूपीए चली थी, आपको याद होगा कि गठबंधन की सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स पे चलती है और इस सरकार ने जनहित के सभी काम, चाहे वो अपने गठबंधन के जो साथी हैं उनके जो कहे हुए चुनावी एक विषय थे, उनको भी पूर्णतः संभालते हुए, उनको पूर्णतः देखते हुए उनको पूर्ण करा है। ठीक है, केवल ढींगरा जी उनको बिल्कुल डर नहीं है, जेजेपी उनके साथ है, कुछ निर्दलीय विधायक है वो भी उनके साथ है, तो उनका जो समर्थन है वो लगभग पूरा है। सरकार ऐसी की ऐसी है, कहीं ऐसा ना हो अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस पछताए बाद में। नहीं, देखिए कांग्रेस क्यों पछताए, ये लोगों की सरकार होती है। ये थोड़ी है कि आपको मैंडेट मिल गया तो आप जो दींगा मस्ती करे, जो मर्जी करे और इस तरह से किसानों के अगेंस्ट चले, उनके ऊपर पानी छोड़े, उनके ऊपर आप कीले ठोक दे, सड़कों को खोद दे, उनके ऊपर आप अश्रु गैस छोड़े, उनके ऊपर आप डंडे मारे। ऐसे थोड़ी सरकार होती है। सरकार जो होती है वो लोगों की बनी हुई सरकार होती है, लोगों के लिए होती है। इस तरह से योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। बहस पर दोबारा वापस जाएंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। असंतुष्ट रहना विपक्ष की मजबूरी है, मुख्यमंत्री ने ये कहा है। केवल ढींगरा जी, देखिए इस समय जो हालात है वो बीजेपी जो है वो इनको गोदी में बिठा रखा है, जेजेपी और इंडिपेंडेंट्स को। अब ये क्लैरिटी होगी और इनके चेहरे बेनकाब होंगे कि ये लोगों के साथ चलते हैं या अभी भी बीजेपी का दामन थाम के रहते हैं और मलाई खाने का काम करते हैं। दूसरी बात ये है कि अभी मलिक साहब ने एक बात कही कि हमारे टाइम पे क्या हुआ। हमारे टाइम पे 10 साल सरकार जो है वो अच्छे से चली थी। जीडीपी जो है वो हरियाणा में सबसे ऊपर थी पूरे देश के अंदर और हरियाणा जो है नंबर 1 हरियाणा बना था। उस समय कोई किसान नहीं हुए और उस समय 10 साल लगातार हमारी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है माननीय, उनकी सरकार जो है लगातार चली और किसी तरह के कोई प्रदर्शन नहीं हुए। और आप ये देखिए इस सरकार के अंदर, जब ये पिछली 5 साल की खट्टर साहब की सरकार थी, पहले जाट रक्षण हुआ, उसके अंदर कितने लोगों की मृत्यु हुई, उसके बाद
एक स्वामी थे, उनके वहां पे कितने आर पार गोलियां चली पुलिस और उनके बीच में, और कितने लोग मरे वहां पे, और कैमरे भी टूटे पत्रकारों के। उसके बाद जो एक स्वामी थे पंचकुला के अंदर, जिनकी अरेस्ट हुई, और वहां पे कितना घमासान हुआ, पंचकुला तार तार हुआ, उसके बीच में कितने लोगों की मृत्यु हुई। ये सरकार लगातार हट धर्मी से चलती है और हट धर्मी से ही काम करती है। अब जो है कोरोना काल के अंदर किस तरह से हमारे लोगों के साथ आम लोगों के साथ कितना न्याय हुआ, और अब जो है काम इतने अच्छे किए थे तो फिर जनता ने नकारा क्यों था? देखिए, इस समय मैं आपको अभी भी मैं आपको वही कह रहा हूँ कि इनकी जो सीट है वो 40 है। 40 में मैंडेट नहीं होता, 46 में मैंडेट होता है। लेकिन ना जेजेपी के विधायक 10 जेजेपी के विधायक हैं, अगर एक दो भी जाते हैं तो 10 हैं, और 5 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी उनके साथ है। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये किसानों के अगेंस्ट सरकार बनी हुई है, हरियाणा के लोगों के अगेंस्ट सरकार बनी हुई है। आज मैंडेट हो जाए, दोबारा से क्लियर हो जाएगा, ये अब वो है, अब ही पता लग जाएगा कि सरकार कहाँ खड़ी होती है। लेकिन जहां तक ये एमएलए हैं, आज इनके चेहरे भी बेनकाब होंगे कि वोट किसी की, और आधार पर केवल जी किस आधार पर आप बोल रहे हैं कि चेहरे बेनकाब होंगे? कांग्रेस के संपर्क में क्या कुछ विधायक? देखिए, वोट किसी की, सपोर्ट किसी को। इन लोगों ने इतने 1.5 साल सरकार को बने हुए हुआ, वोट किसी की, सपोर्ट किसी को, यही करते रहे ना। और जब जिस समय ये इलेक्शन में थे, उस समय बीजेपी को पानी पी पी कर कोसते थे। आज जो है किस तरह से उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गए और मलाई चाटने लगे। आज जो मलाई चाटने वाले एमएलए हैं, उनके चेहरे बेनकाब होंगे, चाहे वो 10 जेजेपी के हैं, चाहे इंडिपेंडेंट हैं, ये सभी के होंगे। लेकिन बीजेपी तो अपनी हठधर्मी के साथ चल रही। मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए, किस आधार पर आप बोल रहे हैं कि चेहरे बेनकाब होंगे? किस आधार पर? कांग्रेस को कैसे पता है कि चेहरे बेनकाब होंगे, और कौन कौन से चेहरे बेनकाब होंगे? जीजेपी अगर वो किसानों की तरफ वोट करेंगे तो वो इनको छोड़ेंगे बीजेपी को। अगर वो बीजेपी को पकड़ेंगे, इसका मतलब उन्होंने मलाई चाटनी अभी बाकी है। कितने चेहरे बेनकाब होंगे आज, और किस किस पार्टी ये तो वोट पड़ने से विधानसभा में पता चलेगा, लेकिन इसकी भी क्लैरिटी थोड़ी देर में आ जाएगी। बट लेकिन अभी की बात यह है कि हरियाणा के अंदर लोगों की सरकार नहीं है, ये लोगों के मैंडेट की सरकार नहीं है। इस समय ये लोगों के खिलाफ सरकार है, जिन्होंने हरियाणा में खड्डे खोदने का काम किया, कीले बिछाने का काम किया। रमन मलिक जी, उनको पता है कि कई चेहरे बेनकाब होंगे आज, कैसे रोकेगी सरकार और कैसे खुद को बचाएगी सरकार? सरकार कहीं नहीं जा रही। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि केसरी पगड़ी पहनने के लिए शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी जो पकड़ है वो कमजोर पड़ जाए कांग्रेस के अंदर। लेकिन बहरहाल मैं बात ढींगरा साहब ने जो करी उनका जवाब दे देता हूँ। जो ये जनता के विपक्ष का बात कर रहे हैं कि मैंडेट के विरुद्ध सरकार है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, महाराष्ट्र में आप क्या भजिया तल रहे हो? महाराष्ट्र में क्या कर रहे हो? महाराष्ट्र में मैंडेट भाजपा के लीडरशिप में शिवसेना के साथ मिला था। आपने वहां पे जो सरकार बनाई हुई है वो क्या है? वो मैंडेट वाली सरकार है। दूसरी चीज, जहां तक मैंडेट की बात करते हैं, इस सरकार को जब आपने मैंडेट मिला था 2014 में, उस समय आप हरियाणा के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी थी। आप नेता प्रतिपक्ष भी आपका नहीं था। जिस प्रकार से एक नेगेटिव राजनीति करने की कोशिश जब विपक्ष करता है तो उसका हाल आईएनएलडी जैसा। आरोप तो आप पर ही लगता है बार बार कि नेगेटिव राजनीति आप कर रहे हैं। तो वो आईएनएलडी का वेचौटाला एक विधायक रह गया था, वो उसने भी कर दिया। आप लोग भी कर दीजिए 30 के 30, दोबारा चले जाइए मैंडेट लेने। 30 के 30 रिजाइन कर दीजिए ना, दोबारा मैंडेट लेने चले जाइए, पता लग जाएगा। और जहां तक जाट आंदोलन की आप बार बार बात करते हैं, जाट आंदोलन आपका संचालित था। बाबा जो ये रामपाल थे, उनके ऊपर कोर्ट ने आदेश दिए थे कि उनको गिरफ्तार करा जाए, नोटिस सर्व करा जाए, वो आपने
राम रहीम के ऊपर जहां तक बात आप करते हो, वहां भी सरकार ने पूरे जो संविधान के अंदर न्याय व्यवस्था है उसको पालन करते हुए करा। और आप आज मेरे को ये बताइए, ये जो आप संचालित कर रहे हैं बार बार, ये जो कथित किसान नेताओं के द्वारा, अगर आप चाहें तो मैं गुरनाम सिंह चरूनी का जो वीडियो है वो भी आपको भेज देता हूं। तो ये जो गुंडागर्दी फैलाने का हरियाणा में आपने पिछले 1.5 साल, इस पर भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तराखंड बीजेपी में 3 दिनों से चल रही सियासी उठापटक के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब उत्तराखंड मुख्यमंत्री पद के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। राज्य का नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए बीजेपी विधायक दल आज देहरादून में बैठक करेगा। उत्तराखंड में बीजेपी की जीत के बाद साल 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व पर कई विधायकों ने सवाल उठाए थे और अगले चुनाव में नुकसान होने की बात कही गई थी। अब रावत का स्थान लेने के लिए तकरीबन आधा दर्जन नेताओं के नामों पर अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। इनमें 4 नाम सबसे ज्यादा आगे हैं। पहला नाम है धन सिंह रावत का, जो कि उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री हैं। दूसरा बड़ा नाम है अनिल बलूनी का, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी के मीडिया सेल के अध्यक्ष हैं। तीसरा बड़ा नाम माना जा रहा है बीजेपी सांसद अजय भट्ट का। चौथा नाम केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का है। लेकिन वहीं बीजेपी जिस तरीके की लॉबिंग शुरू कर रही है, अब कांग्रेस पूरी तरीके से उस पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि एक कहावत सही कही गई है, देवेंद्र त्रिवेंद्र चले गए, अब नरेंद्र की बारी। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। आज विधायक दल की बैठक होनी है। कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, आज ये तय हो जाएगा। The BJP has failed to deliver a purposeful government in Uttarakhand. The change of phase is the admission on the part of the BJP leadership that they failed delivery to tackle the public grievances as well as to expedite the development of the Uttarakhand. Can you be in Hindi, sir? Can you be in Hindi, sir? What is the take on that? Do you think in fighting of BJP will help the Congress government to form the government there? भाजपा कुछ भी कर ले, 2016 में जो पाप उन्होंने उत्तराखंड में कांग्रेस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश के रूप में किया था, आज उसी का परिणाम है कि अपने बनाए गड्ढे में भाजपा खुद गिर गई है, डूब गई है। और वो आगे भी कोई पर्पसफुल गवर्नमेंट नहीं दे सकते हैं, बल्कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने ये मान लिया है कि उनसे सरकार नहीं चलाई जा सकती। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि उन्होंने बजट सेशन के दौरान, जब मुख्यमंत्री खुद वित्त मंत्री हैं, सदन में बजट प्रस्तुत है, उस पर वोटिंग होनी है, और उस दिन उनको भराड़ीसैंण से देहरादून तलब किया गया। भाजपा उत्तराखंड पर राजनीतिक अस्थिरता थोपने की दोषी है और उन्होंने ये माना है, भाजपा ने, कि हम एक अच्छी पर्पसफुल सरकार नहीं दे सके, इसीलिए उन्होंने जनता के गुस्से से बचने के लिए चेहरे बदल का सहारा लिया है। और मैं ये किसी के हित में नहीं है, इसलिए भाजपा को सरकार बनाने का कोई हक नहीं है, बल्कि जो स्थितियां हैं उत्तराखंड के हित में, वो केवल एक है कि वहां पर नए सिरे से चुनाव। तो आज विधायक दल की बैठक उत्तराखंड में होनी है और देखना होगा कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि
राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में लगना चाहिए क्योंकि सरकार गिर चुकी है। सरकार ने जिस तरह का पाप पहले किया था कांग्रेस सरकार को गिराने का, अब बीजेपी की सरकार इस बार खुद अपने बनाए हुए गड्ढे में गिर गई है, क्योंकि कई विधायक और मंत्री ऐसे थे जो कि मंत्री भी उसमें शामिल थे जो कि सीएम के खिलाफ बोल रहे थे। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बलराज पासी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जी, तकरीबन 4-5 नाम हैं इस समय जो कि रेस में सबसे ज्यादा आगे हैं मुख्यमंत्री की जगह लेने के लिए, आपका रिएक्शन? अभी विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो गई है और बहुत जल्दी ये सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड का नेतृत्व कौन करेगा, और इसमें कोई सस्पेंस नहीं बचेगा। और जो भी नेतृत्व करेगा वो पार्टी सारे उसके साथ एकजुट होकर जो है वो काम करेंगे प्रदेश के लिए, और निश्चित रूप से एक अनुभवी नेता जो है उत्तराखंड को जो है मुख्यमंत्री के रूप में मिलेगा और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्या हो गया था अचानक से जो लगातार 3 दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी, राजनीतिक सरगर्मियां एकदम गर्म थी, मुख्यमंत्री का दिल्ली आना, वहां से जाना, उसके बाद इस्तीफा दे देना, क्या हुआ था ऐसा अचानक से? नहीं, देखिए राजनीतिक क्षेत्र में हर समय जो है अलग अलग रणनीतियां अपनाई जाती हैं और ऐसा कोई विशेष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अब 1 साल बाद चुनाव में जाएगी तो निश्चित रूप से कोई रणनीति के तहत ही जो है ये परिवर्तन हुआ है। त्रिवेंद्र जी की सरकार ने 4 साल अच्छे काम किए हैं, उनके ऊपर कोई किसी तरीके का आरोप नहीं है। कहना है कि पहले जो कांग्रेस सरकार के साथ किया गया था अब अपने ही बनाए हुए गड्ढे में बीजेपी की सरकार गिरी। नहीं, हरीश रावत जी तो बेचारे फ्रस्ट्रेशन में हैं तो बेचारे राष्ट्रीय महामंत्री, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो उत्तराखंड में ही भटक रही है और उत्तराखंड का नेतृत्व उन्हें पूछ नहीं रहा है। तो इसलिए अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए इसलिए उनको कुछ ना कुछ जो वो बोलना है। तो कांग्रेस अपने अंतर कलह में इतनी तरीके उठाए गए थे नेतृत्व पर, तो त्रिवेंद्र रावत के भी सवाल उठाए गए थे कि अगला चुनाव उनके नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा, शायद नुकसान हो सकता है। नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आप देखिए बहुत जल्दी नेता है वो सही है, नेता है वो सही है, लेकिन नेतृत्व पर सवाल उठाए गए थे। अगर अगला इलेक्शन होता तो शायद उनके नेतृत्व में नहीं होता। नहीं, नेतृत्व तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरा चुनाव लड़ता है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी जो है उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, उनकी छवि पर चुनाव लड़ा जाएगा। और बाकी तो सब सारे लोग चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हों या जो बाकी जितने जो है मुख्यमंत्री के दावेदार जिनके नाम गिनाए जा रहे हैं, सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी की विचारधारा के लिए काम करते हैं और उसके लिए लगेंगे और उसके लिए काम करेंगे। ठीक है, हमारे साथ दीपक बलूटिया जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। बहुत स्वागत है आपका दीपक जी। जी धन्यवाद काजल जी। खुश तो बहुत होंगे आप। ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड राज्य का, इसमें खुशी की कोई बात नहीं है। इसमें कोई खुशी की बात नहीं है क्योंकि 4 साल तक जो मुख्यमंत्री जो आप कह रहे थे कि 4 साल बेमिसाल, और जब उनका काम अच्छा था तो ऐसी नौबत क्या आ गई कि उनको हटाने की जरूरत पड़ गई। और धरातल पे आपने देखा होगा कि कुछ भी नहीं है। 0 टॉलरेंस का जो दावा ये लोग कर रहे थे उस पर, लेकिन भ्रष्टाचार पे चुप्पी साधे रहे। जितने भी आप ले लीजिए, चाहे NH 74 का ले लीजिए, चाहे आप जो मैरिन भेड़ से लेके आपके कर्मकांड बोर्ड की बात कर लीजिए, तो ये सरकार जो है पूरी तरह विफल रही। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षा के अधिकार के तहत जो बच्चों को प्रवेश मिलना था, ये बहुत बड़ा विषय है कि 2020-21 में उन गरीब बच्चों को, वंचित समूह के और कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश ही नहीं मिला, उनका साल बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो ये सरकार के पास कोई विजन नहीं है, कोई इनके पास रोड मैप नहीं है, इनको कुछ नहीं आता। ये आपस में एक दूसरे को प्लीज करने के लिए कभी मुख्यमंत्री तू बन जा, कभी मैं बन जाऊं, कभी वो बन जाए, लेकिन इनके पास उत्तराखंड के विकास का कोई खाका नहीं है। और जितनी भी योजनाएं इनकी रही हैं वो सिर्फ यूनिपोल पे और अखबारों तक सीमित रह गई। धरातल में जो है वो 0 बट्टा सन्नाटा है। उसका जो आज ये 4 साल का इनको जो इनके ही
नेताओं ने, इनके ही जो आला कमान ने इनको जो तोहफा दिया है, उससे 4 साल इन्होंने उत्तराखंड के बर्बाद कर दिए। बेरोजगारी आसमान पे है, महंगाई आसमान पे है, चिकित्सा में खुद स्वयं मुख्यमंत्री को एम्स दिल्ली पर निर्भर होना पड़ता है। ब्लॉक में ये कहते थे कि हम जो सस्ती दवाइयों की वो खोलेंगे, वो कहाँ गए अब है। शिक्षा में जो है जो इन्होंने वादे किए थे दृष्टि पत्र में, लैपटॉप देंगे, सारे बात करेंगे, तो सब भूल गए इन्होंने। तो कई बार जो घोषणाएं पहले कर दी, उन्होंने 4 साल बाद फिर वो घोषणाएं दोबारा कर दी। और कई लोकार्पण जो पहले हरीश रावत जी की सरकार में हुए थे, उन लोकार्पण को दोबारा कर बैठे। इनको ये पता ही नहीं कि ये लोकार्पण पहले हो चुका है, ये ऑलरेडी चल रही है योजना। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी हैं बलराज जी, उनका कहना है, कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि जो अधूरे काम कांग्रेस सरकार के पड़े हुए थे सिर्फ उन्हीं को पूरा किया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं, और जो घर की लड़ाई है वही घर घर में खेलते रहे। नहीं, कांग्रेस से हम कोई अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। उनकी पहले 5 साल तक सरकार रही, उनके पास गिराने के लिए कुछ नहीं। और ठीक है, मैं आप दोनों को रोकूंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे सुनते हैं उनको। इसका हर महीने इतनी ही चीनी आप निकाल सकते हैं, वरना अगर एक साथ चीनी सारी बाहर निकलती है तो चीनी के रेट और डाउन आते हैं। चीनी बनती तो 7-8 महीने हैं, सप्लाई वो पूरे 12 महीने करनी होती है, इसलिए उसका स्टेजेस में उसको चीनी को बेचा जा सकता है। फिर भी हम प्रबंध कर रहे हैं स्पेशल परमिशन से कि जो स्टॉक वहां का है, यदि वो सारा बेचने की अनुमति मिल जाए तो ये जो आज 60 या 65 करोड़ रुपया इस वर्ष का बचा हुआ है, इसमें से भी 25-30 करोड़ दिया जा सकता है। कोई भी कारण ऐसा होगा तो जो पिछले साल का बैकलॉग 60 करोड़ रुपया था, इस बार अगर बैकलॉग बचेगा तो उससे 10-15 करोड़ रुपया कम बचेगा। एक साल में इसको ठीक करना है। नारायणगढ़ शुगर मिल बंद होने के कगार पर आ गई थी, लेकिन सरकारी हस्तक्षेप से उसको हमने लाइन पर ले आए। हो गया रिप्लाई हो। 1 मिनट अध्यक्ष जी, 1 मिनट। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार को अपने अधीन लेना चाहिए। आजकल तो वहाँ बिजली भी बना रहे हैं मिल वाले, तो बिजली सरकार ही खरीद रही है, तो क्यों ना सरकार जिम्मेदारी ले। तो दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक बलूटिया जी, अगला सवाल मेरा होगा। हरीश रावत जी बोल रहे हैं कि अब नए सिरे से चुनाव होना चाहिए। 4 साल में ये विफल सरकार रही है और जनता का जो समय है, जो जनता बड़ी आज भरी नजर से देख रही थी कि रोजगार बढ़ेंगे, विकास होगा, क्योंकि इनके खाली मुख्यमंत्री को ही दंड क्यों मिले, जो इनके मंत्री हैं ये भी पूरे नकारा साबित हुए हैं। चाहे वो चिकित्सा ले लीजिए, चाहे उच्च शिक्षा ले लीजिए, चाहे अन्य आप देख लीजिए, पूरी तरह इनके ही मंत्रियों ने आरोप लगाया कि इनके अधिकारी जो है बातें नहीं सुनते हैं। जब इनके मंत्री ही सक्षम नहीं है, अधिकारी इनकी बात नहीं सुनते हैं, तो क्या ये कुशल नेतृत्व दे सकेंगे उत्तराखंड को? बिल्कुल नए सिरे से इसमें उत्तराखंड में चुनाव होना चाहिए। जो उत्तराखंड के विकास की बात करे वही इस प्रदेश में राज करना चाहिए। बलराज जी, कुशल नेतृत्व बीजेपी नहीं दे सकती उत्तराखंड को, ये कांग्रेस का कहना है। लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बलूटिया जी, अगला रुख आप ही का करूंगी। तकरीबन 4 नाम ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री की रेस में हैं आज, और सभी नाम लगभग बड़े बड़े हैं, उत्तराखंड के जाने माने चेहरे हैं। कोई भी मुख्यमंत्री आज बन सकता है, किसी के नाम पर भी मुहर लग सकती है। आपका रिएक्शन? देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री बने, पहले तो वो ये बताए कि जो इन 4 सालों में जो नुकसान हुआ है क्या उसकी भरपाई कर पाएंगे, और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो हो सकता है हो जाए, क्योंकि कांग्रेस पहले भी आरोप लगाती रही है कि ये रिमोट कंट्रोल की सरकार थी, ये सरकार रिमोट के जरिए दिल्ली से चलती थी। कांग्रेस का पहले भी यही कहना रहा है जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई भी जो चेहरे, इनके 4 बड़े चेहरे जो आपने बताया, सिर्फ इनके 4 चेहरे हैं, इनका काम कुछ नहीं है, 0 है। अगर इनके चेहरे से जो भी चेहरा बने, मेरा सवाल है उनसे कि सदन में जो NH-84 घोटाला जो CBI से जांच कराने की घोषणा की थी, ये उसको करेंगे? वन दरोगा भर्ती में जो घोटाले के अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? बाल विकास निगम में जो मंत्री द्वारा IAS अधिकारी पर गलत तरीके से भर्ती करने के बनाए गए दबाव की जांच करेंगे? जितने भी, और जो इन्होंने 3000 करोड़ लेकर जो खरीदी गई ये मैरीन भेड़ के उस घोटाले की जांच करेंगे? जो खुद जो है मेनका गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, बावजूद CM ने इस पर कुछ काम नहीं किया। तो ये सारी बातें, जितने इन्होंने वादे किए थे, क्या इनके साथ करिश्माई अलाउद्दीन का चिराग है जो 8 महीने या 9 महीने कुल बचे नहीं है, आचार संहिता उसके बाद लग जाएगी? ऐसा था तो ये पहले क्यों नहीं लेके आए इन बड़े चेहरों को? ये पूरी तरह विफल है। सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए, लीपापोती भ्रमित करने के लिए काम किया जा रहा है। इनके पास कोई बड़े चेहरे नहीं है।
सब अनुभवहीन है। और उत्तराखंड का युवा के साथ, हमारी महिलाओं के साथ, सबके साथ जो है ये जो है एक तरह से जो है उनको गुमराह करने का काम कर रही है भाजपा की सरकार। सिर्फ अगर ऐसा ही है कि भाजपा की सरकार सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है, सिर्फ जुमलों की बातें करती है, तो फिर पहले कांग्रेस की सरकार को क्या हुआ था? देखिए, लोक लुभाव ने सपने दिखा के ये सरकार सत्ता पे आई, डबल इंजन की सरकार कह के ये सत्ता पे आई, और जनता बेचारी भ्रमित हो गई कि हाँ ये जो कह रहे हैं महंगाई हटा देंगे, बेरोजगारी हटा देंगे और उत्तराखंड का बहुत की विकास होगा। लेकिन आज जनता ने देख लिया कि मुख्यमंत्री को फेल करार कर दिया। तो ऐसे में जनता बड़ी मायूस है और देखिएगा 2022 में एक भारी परिवर्तन के साथ कांग्रेस जो है बड़े बहुमत के साथ फिर से वापस कांग्रेस जो सत्ता में आएगी उत्तराखंड में, और कुशल नेतृत्व प्रदान करेगी, बेरोजगारी की समस्या का निदान करेगी, युवाओं को बिजनेस मॉडल के तौर पे हमारा जो है बिजनेस मॉडल के तौर पे डेवलप करेगी। उत्तराखंड के एक जो रोड मैप बनेगा उसको बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट किया जाएगा। जी, ऐसा तो नहीं लगता कि उत्तराखंड की जो सरकार है अंतर्कलह का शिकार हो गई? देखिए, बिल्कुल आपका सही कहना है, इनका अंतर्कलह भी है और साथ में ये कांग्रेस के एक होने की बात करते हैं, पहले अपने दामन में झांके, अपने परिवार को झांके, अपने परिवार को ठीक करें। इन्होंने जनता का, उत्तराखंड का बहुत 4 साल का समय बर्बाद कर दिया। इन 4 सालों में उत्तराखंड जाने कहां से कहां होता है। आज हम कर्ज में डूब चुके हैं। ये लोगों को फ्री के नाम से दे देते हैं, लेकिन कर्ज जो है जो करदाता है उस पर बोझ पड़ता है, फिर ये कर बढ़ाते हैं। अंतर्कलह तो कांग्रेस में भी नहीं है, फिर कांग्रेस पर सवाल उठते हैं अंतर्कलह को लेकर कि जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो जम्मू कश्मीर में पहुंच जाते हैं, फिर कांग्रेस पर भी तो इस तरह के सवाल उठते हैं ना। अंतर्कलह तो लगभग सभी पार्टियों में रहती है। देखिए, हम लोकतंत्र के जो है अनुयायी है। कांग्रेस अपने अपने मत का देने का अधिकार है, अपने अपने जो भी मत, हमारे जो मत है उसको हम देते हैं, इसकी स्वतंत्रता है कांग्रेस के अंदर। यदि हरीश रावत जी कहते हैं कि एक चेहरा होना चाहिए, उनका अपना विचार है, उन्होंने हाईकमान के आगे रखा है, और अन्य नेताओं ने भी अपनी बातें रखी कि वो क्या चाहते हैं। तो इसमें हमारी स्वतंत्रता है, इसका निर्णय जो है हाईकमान लेता है कांग्रेस के अंदर में। अंतर्कलह की बातें तो दीपक जी जब कांग्रेस उत्तराखंड के अंदर से निकलकर सामने आती हैं तो ये भी आता है कि इस बार का जो इलेक्शन है वो हरीश रावत के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका निर्णय जो है वो हाईकमान लेते हैं हमारे यहाँ। इसमें जो भी है, सारी जो बातें हैं वो चीज चल रही है, इसको हाईकमान ने निर्णय लेना होता है। और उत्तराखंड के जो विकास, विषय ये नहीं है कि चेहरा कौन होगा, विषय ये है कि हमारे उत्तराखंड को बिजनेस मॉडल की आवश्यकता है। 250 जड़ी बूटियां हमारे पास है, हमारे पास गंजीरा है जिसको 58.8% जिसमें ओमेगा है, जिसको पेटेंट किया गया था यूएसए से। ये हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स IQ लेवल हमारे युवाओं का इतना हाई लेवल है कि भारत के आगे भी यदि बाहर जाते हैं, चाहे दुबई जाते हैं, चाहे सिंगापुर जाते हैं, उनको हाथों हाथ दिया जाता है। क्यों ऐसा वातावरण? ठीक है, हमारे साथ मधु भट्ट बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस समय जुड़ चुकी हैं। मधु जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। इंतजार है सबको उत्तराखंड में नई सरकार का, कौन होगा मुख्यमंत्री? देखिए, अभी तो विधायक दल की बैठक चल रही है और विधायकों को ये अधिकार है कि वो अपना सर्वसम्मति से अपना नेता चुने, और उसी के तहत प्रक्रिया चल रही है। और कुछ ही क्षणों में ये आप लोगों के बीच में आ जाएगा नाम भी। और क्योंकि एक हमारी जो स्वस्थ लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसमें अभी हमारे सारे विधायक आ गए हैं और मीटिंग भी चल रही है उससे। जी मधु जी, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ है, उनका कहना है कि बीजेपी अंतर्कलह का शिकार हो गई है, विधायक खुश नहीं थे, मंत्री खुश नहीं थे मुख्यमंत्री से। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का है एक स्वस्थ जो एक परंपरा होती है उसी के तहत काम चलता है। अगर कहीं कोई किसी भी प्रकार की कहीं कोई आपत्ति होती है तो उसको बिल्कुल सब मिलजुल कर उस आपत्ति को। तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा क्यों दे दिया अपना समय पूरा किए बगैर? ऐसा नहीं था तो देखिए, ये तो हाईकमान और ये जो हमारे ये तो वही बेहतर ढंग से बता पाएंगे। और क्योंकि हम तो एक पार्टी के जो आम कार्यकर्ता होने के नाते जो हमको जो जानकारी मालूम है हम उसी के तहत आपसे बात कर रहे हैं। सर, आरोप लगते रहे कांग्रेस की तरफ से कि दिल्ली से रिमोट के जरिए उत्तराखंड की सरकार चलती थी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे में कुछ नहीं था।
में रहता है रिमोट कंट्रोल, वहाँ तो कई वर्षों से एक ही परिवार में चला आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ स्वस्थ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, उसमें प्रत्येक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी कभी बड़े से बड़े पद पर जा सकता है। ये तो हमारे यहाँ स्वस्थ प्रक्रिया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई प्रभावशाली या कोई बहुत ही मतलब एक परिवारवाद ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रत्येक चाहे कोई छोटा से छोटा बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता, आपने देखा होगा हमारे बूथ लेवल के आज अमित शाह जी हैं, जो कार्यकर्ता थे वो बने हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इसका उदाहरण है। और भी हमारे अन्य माननीय महामहिम जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, और सारे बहुत सारे हमारे लोग, हमारे जो पार्टी के जो आम कार्यकर्ता रहे वो आज शीर्ष लेवल तक पहुंचे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक स्वस्थ प्रक्रिया है और यही होना चाहिए, चाहे कोई भी दल हो। अगर उसमें एक ठीक है दीपक जी, रिमोट कंट्रोल का कल्चर कांग्रेस का बताया जा रहा है। देखिए, रिमोट कंट्रोल का जो कल्चर है वो तो साबित हो गया कि किस सरकार में है, किस भाजपा में है कि कांग्रेस में है। मुख्य प्रधानमंत्री या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष या भाजपा के जो आला कमान है, वो उत्तराखंड में चेहरा तय नहीं कर पा रहे हैं। 4 साल का चेहरा उनका ये था, और अब अगले लास्ट जो चुनावी वर्ष है उनको चिंता सता रही है क्योंकि कुछ काम हुए नहीं, जो वादे किए तो इस तरह से चेहरा बदल के भ्रमित करेंगे। यानी कि उन्होंने साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार के पास कोई भी चेहरा नहीं है जो उत्तराखंड को विकास कर सके, वहां पर लोगों को रोजगार दे सके, वहां की जो मूलभूत समस्याएं चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, इस पर काम कर सके। तो कोई भी एक चेहरा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है, क्या प्रधानमंत्री चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे? और प्रधानमंत्री वहां थे तो क्या डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को दे दिया? एक ग्रीन बोरस तो दे नहीं सके। इतनी बड़ी आपदा है, उसमें फेल, पूरी तरह विफल रही है भाजपा की सरकार। इतने लोगों की जान चले गई सिर्फ वहां पर खड़े होकर हम आपके साथ हैं। ये तो ठीक उसी तरह हो गया कि कोई आदमी तालाब में डूब रहा हो, आप किनारे जाके खड़े हो जाएं और कहें कि मैं तेरे साथ हूं, और उसकी मदद करने के लिए आपके पास कुछ भी ना हो। तो ये सरकार का आलम ये है। तो इनके नेताओं का भी आलम यही है, सरकार का भी आलम है। ये पूरी तरह उत्तराखंड को बर्बाद करने पर तुली पड़ी हुई है। तो ये जनता जान चुकी है। सिर्फ जो है ये जो सपने दिखाते हैं, सपने के सौदागर हैं। इन्होंने केंद्र से लेके राज्य तक में जहां पर भी राज किया, लोगों को सपने दिखाए, और सपने जब टूट गए तो ये कहते हैं यार ये तो हमारा जुमला, चुनावी जुमला था। क्या जनता को इतना, उत्तराखंड की जनता बहुत विद्वान जनता है, एक बार गुमराह हो चुकी है और बार बार अब गुमराह नहीं होगी। किन सपनों के साथ इस उत्तराखंड को हमने बनाया था। नरेंद्र तिवारी जी का विकास का एक सोच थी, उन्होंने जो आज नींव रखी इस उत्तराखंड की, उसी पर जितने सिरपुर के उसमें इन्होंने जो हमारे बाहर से जो कंपनीज लाए, जो स्थापित किया, जो उन्होंने टेहरी में। लेकिन दीपक जी, अब अगला इलेक्शन होगा, फिर कांग्रेस का भी तो तय नहीं है ना। जनता के पास विकल्प भी तो होना चाहिए ना। कांग्रेस के पास कहाँ तय है? मुख्यमंत्री चेहरा अभी पूरी तरीके से तय नहीं है, और हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या फिर नहीं लड़ा जाएगा ये भी तय नहीं है। कंफ्यूजन तो यहाँ पर भी है ना, एक जगह कंफ्यूजन नहीं है। देखिए काजल जी, सबसे बड़ी बात है, चेहरे से बड़ी बात है कि हमें उत्तराखंड को एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। चेहरा आपका हो, चाहे चेहरा किसी का हो, चाहे मेरा हो, चाहे किसी का भी हो, लेकिन हम जब तक बिजनेस मॉडल की बात नहीं करेंगे इस उत्तराखंड में, हमारे पास, फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारे पास खजाना है, रिसोर्सेज है, हमारे पास फॉरेस्ट 85% है। सिंगापुर से हम तुलना करते हैं, जिसका 724 स्क्वायर किलोमीटर एरिया होता था, हमारा 53,843 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। हमारे पास 85% माउंटेन्स है, 65% फॉरेस्ट है, नेचुरल रिजर्वायर्स हैं। हम उसको बिजनेस मॉडल में क्यों नहीं कन्वर्ट करते? हमारा युवा भी यहीं पर आएगा, पलायन भी रुकेगा, और जो एनआरआई जो वहां बाहर बैठे अपने काबिलियत से और देशों में काम कर रहे हैं, वो वापस थी ना कांग्रेस की, क्यों नहीं कर लिया? देखिए, हेलो, बोलिए। जो आज उत्तराखंड में, फिर पुनः आपसे दोहरा रहा हूँ, जो आज उत्तराखंड जो रेवेन्यू जनरेट कांग्रेस ने जो स्थापित किए थी यहाँ यूनिट, उससे जो जनरेट हो रहा है, उससे तनख्वाहें दी जा रही है। तो कांग्रेस ने जितनी भी योजनाएं करी थी, आपने हरीश रावत जी की सरकार ने, हरीश रावत जी ने जो योजनाएं चलाई थी, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर, सारी महिलाओं से लेकर हर चीज का, वो सारी योजनाएं इन्होंने बंद कर दी। हमें अगर दोबारा समय मिलता तो उन योजनाओं का। मधु भट्ट जी, जो योजनाएं कांग्रेस की तरफ से चल रही थी उनको तो बंद कर दिया गया, और अपनी तरफ से भी कुछ शुरू नहीं किया गया। लगता मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। दीपक जी, अपनी बात पूरी करिए आप।
तो मेरा ये कहना है कि आप इनके 4 साल के कार्यकाल देखिए, कोई भी विजन नहीं हुआ। इन्होंने न ही चिकित्सा में कुछ किया, न ही उच्च शिक्षा में कोई बहुत बड़ा हमने उपलब्धि हासिल करी। यहाँ के जो प्रतिभावान युवा है, छात्र हैं, उनको बाहर अन्य यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दूसरा बहुत बड़ा आरोप जो शिक्षा मंत्री पे भी मैं लगाना चाहता हूँ कि शिक्षा के अधिकार के तहत जो वंचित समूह, कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों का प्रवेश नहीं हुआ, इसका क्या ये जवाब दे पाएंगे? 1 साल बच्चों का बर्बाद। रोजगार का तो सवाल हमेशा से ही उत्तराखंड पर उठता रहा है। रोजगार वहां मिलता कहाँ है? और राजधानियों को लेकर हमेशा से झगड़ा होता रहता है, राजधानियों का मसला कभी सुलझता नहीं है, लेकिन इस बार तो हुआ भी है। देखिए, कांग्रेस की सरकार 2022 में आएंगी। जितने भी जो आप बातें कर रही हैं, इसको हमारी जो कांग्रेस की सरकार है वो पूरा करेगी। राजधानी का मुद्दा है, वो वहां पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजगार के लिए तो हमेशा ही रहता। एक रोजगार उत्तराखंड में ऐसी समस्या है जिसकी वजह से लोग पलायन करते हैं। इसका अंदाजा तो कांग्रेस सरकार को भी है ना, पहले भी सरकार रह चुकी है। अगर कुछ ऐसा होता, कुछ ऐसा अलग होता कि युवा जो है वहां के रोजगार की तलाश में उत्तराखंड छोड़कर बाहर ना जाएं, क्योंकि पहाड़ों पर उनको रोजगार नहीं मिलता है। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसीलिए मैंने बोला कि बिजनेस मॉडल में हम कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्स का यूटिलाइज हम करेंगे और उससे हम जनरेट करेंगे। बिजनेस मॉडल का मतलब ये होता है कि मेरे पास क्या रेवेन्यू कहाँ से हो सकता है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक किल्मोड़ा जड़ होती है। किल्मोड़ा जड़ जो है वो हम यहाँ से यहाँ पर हमारे व्यापारी है जो हिमाचल से इम्पोर्ट करते हैं। हिमाचल से इम्पोर्ट करने के बाद जो उसका एक्सट्रैक्ट निकलता है हाइड्रो बारबेराइन, उसको हम जापान एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे पास नेटल लीव्स है, हमारे पास हेम्प है, हमारे पास क्या नहीं है उत्तराखंड में। सिंगापुर की मैं बात कर रहा था। सिंगापुर में 724 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होने के बाद उन लोगों ने, उनका जो वेजिटेशन नहीं था, उन्होंने वहाँ सी वाटर को उसका जो पीने योग्य बनाया और वेजिटेशन ग्रो करने योग्य बनाया। उन्होंने आर्टिफिशियली बाहर से जानवर खरीदे। जानवर खरीदने के बाद उन्होंने टूरिज्म डेवलप किया। उन्होंने अंडर वाटर जो है एक्वेरियम बनाया। तो हमारे पास कुछ भी हुआ हो, लेकिन पलायन नहीं रुक पाया। चाहे सरकार जो भी रही हो, सरकार बीजेपी की रही हो या फिर कांग्रेस की रही हो, पलायन नहीं रुक पाया उत्तराखंड का और आज भी बरकरार है। देखिए, पलायन नहीं रुका। इसको रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मॉडल के लिए जो तिवारी जी ने हमारा एक जो सपना किया था कि भाई इको टूरिज्म की बात की थी, फॉरेस्ट टूरिज्म की बात की थी, उसको सरकार लेके आगे जा रही थी। लेकिन इन्होंने जो है जनता को गुमराह किया। अच्छे मीठे सपने, हसीन सपने दिखाए, मुंगेरी लाल के सपने दिखाए। सरकार बदल गई तो इनके बाद आने के बाद जो हमारी कांग्रेस की योजनाएं थी, इन्होंने उसको आगे नहीं बढ़ाने का काम किया, उनको बंद करने का काम किया, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की योजना हो। और आज की तारीख में सरकार जो है बहुत कर्ज में डूब चुकी है। लोगों को सिर्फ खाते में फ्री पैसा, जो जनता की गाड़ी कमाई का फ्री पैसा डाल के उनको गुमराह करके वोट खरीदने का एक काम करती है उस पैसे से, जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है, क्योंकि उत्तराखंड के कई बड़े बड़े चेहरे ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री की रेस में हैं। सीएम के इस्तीफा देने के बाद आज प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, लेकिन कांग्रेस का वही आरोप है कि ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।